big hello to every one of you. This is going to be our another lecture in relevance with the definition part जो हमारे चैप्टर 2 में है. अब तक हमने समझा था कि डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में लाई करते हैं. अब हम उसे थोड़ा सा आगे चलकर इनके फर्दर रेलेवेंस और इनका सिग्निफिकेंस समझेंगे. हमने अब तक ये समझा था कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली क्या सेम होते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र सिंह, जिसमें कहा गया था कि जो फ्रॉडुलेंटली है वो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू डिसऑनेस्टली, बिकॉज फ्रॉडुलेंटली में आपका इंटेंट होता है टू डिफ्रॉड समबडी और वो पूरा इंटेंट एक प्रोसेस के तहत चलता है. अब हम सेक्शन 26 डिस्कस करते हैं, रीज़न टू बिलीव. देखिए, एक आम भाषा में रीज़न टू बिलीव को हम मान सकते हैं कोई वजह होना, किसी पर कोई वजह यकीन करने के लिए होना. हम इसको और सिंपल पढ़कर कर देते हैं. अ पर्सन इज सेड टू हैव अ रीज़न टू बिलीव a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. यानी कि ऐसे ही कह देना कि मेरे को लगा, बट आपके पास कोई वजह होनी चाहिए ये कहने के लिए कि एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए रीज़न टू बिलीव के लिए. सेक्शन 26 को हम सेक्शन 24 से भी रिलेट कर सकते हैं. मैंने आपसे एक उदाहरण डिस्कस किया था जिसमें मैंने कहा था कि आपको एक ड्यूटी दी जाती है डीप फ्रीज़र में कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ आवश्यक सामग्री रखने के लिए, लेकिन आप वो किसी और को दे देते हैं. इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं. आपको एहसास होता है कि जो डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा यानी कूलिंग कर रहा है और वो इतना हाई टेक्नोलॉजी का है कि आप उसके टेम्परेचर को कम करना नहीं जानते. तो आप सोचते हैं क्यों ना मैं इसको कुछ समय के लिए बंद कर दूं. जब आप बंद कर देते हैं तो आपके पास कोई आप ज़रूरतमंद इंसान आता है जिसकी आप मदद कर देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई 1-2 घंटे के लिए तुम इस फ्रीज़र में सामान रख लो. आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये वजह देनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस सामग्री को ज़्यादा देर तक और डीप फ्रीज़र में रखता तो जो हमारे भावी बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी आ रहे हैं वो इसको खा नहीं पाते या उनको सेहत को नुकसान होता, इसलिए मैंने डीप फ्रीज़र को बंद कर दिया. इसको एक तरफ रखते हैं. दूसरी तरफ, और क्योंकि डीप फ्रीज़र बंद था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो किसी और को दे दिया. क्या वो यह साबित कर पाएगा कि उसके पास एक वाजिब वजह थी यह मानने की कि उसका जो एक्ट ऑफ स्विचिंग ऑफ द फ्रीज़र एंड गिविंग इट और इट बीइंग बोरोड टू बाय समबडी एल्स, क्या ये माना जा सकता है वो ही हैड अ रीज़न टू बिलीव कि उसका एक्ट जो जस्टिफाइड था उसने डिसऑनेस्टली एक्ट नहीं किया. यह उसे साबित करना पड़ेगा, उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसने जो किया था वो सफिशिएंट कॉज था, उसने अच्छाई के लिए किया था. दूसरे आदमी को जो उसने दिया था या डीप फ्रीजर में से कुछ सामान निकाल के उस आदमी का कुछ सामान रख दिया, वो इसलिए रखा कि अगर वो सामान या वो दवाई या जो भी कोई आवश्यक वस्तु थी वो नहीं रखी जाती तो वो ख़राब हो जाती और उस इंसान का जीवन या वह उसका उत्सव खराब हो. ये आपको देखना है कि आप रीज़न टू बिलीव को सफिशिएंट कॉज से कैसे रिलेट कर सकते हैं. मैंने ऐसा माना क्योंकि मुझे ऐसा लगा, I had a reason to believe because I thought so, will not be a sufficient cause. Outrightly it shall be rejected. लगता तो सबको बहुत कुछ है, पर उससे ना तो कानून चलता है ना दुनिया चलती है, और संभावनाओं को आपको यथार्थ से रिलेट करना पड़ता है. तो herein we can say that there was a sufficient reason to believe and then only you could satisfy the ingredients of section 26. Now coming back from there,
वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 27। सेक्शन 27 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो डिवाइड करने से पहले देयर इज अ पर्सन एंड देयर इज अ प्रॉपर्टी। एक प्राणी विशेष है और कुछ बेशकीमती चीज है। वो पर्सन इस प्रॉपर्टी को वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट को दे देता है। पहला पर्सन है, दूसरा प्रॉपर्टी है। वो इस पर्सन या प्रॉपर्टी को किसी को दे देता है, तो क्या उस इंसान द्वारा दी जाने वाली वह प्रॉपर्टी इन तीनों के पास पाया जाना, क्या यह मान लिया जाएगा कि या क्या ये कानूनी इंटरप्रिटेशन में ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी उसी के पास है? क्या ऐसा मान सकते हैं हम लोग? उसके लिए 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सरसरी तौर पर देखते हैं सेक्शन 27। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट। When a property is in possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, यानी कि ऐसा नहीं है कि वाइफ एलुमिनी में लेकर चली गई तब उसके अकाउंट पे नहीं है, तब वो अलग हो गए। उसके अकाउंट पे, उसके बिहाफ पे वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट ने रखी है, तो यह माना जाएगा कि वह प्रॉपर्टी जो है वो इस इंसान के पोजेशन में ही है। ये लॉफुल इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 27 का। एक दिस पर्सन पी स्मगलिंग करता है पिंक डायमंड्स का, जो मेरे बहुत बेशकीमती है। वो पिंक डायमंड लाकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि ये डायमंड मुझे किसी ने दिया है, मैं सोच रहा हूँ इससे तुम्हारी अंगूठी बनवा लूँ, तो तुम एक काम करो, इसकी अंगूठी मैं बना कर लाया हूँ, तो कुछ समय के लिए पहन कर देख लो, अगर अच्छी लगेगी तो मैं ये तुम्हारे लिए ऐसे ही एक अंगूठी बनवा दूँगा, मुझे कोई बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है और हम उसको ये वापस कर देंगे, या अगर वो मान गया तो मैं उसको पैसे दे करके ये अंगूठी हम ही रख लेंगे। वो पिंक डायमंड जो है वो उसकी वाइफ के कब्जे में है। जब रेड होती है, वाइफ वो पिंक डायमंड पहने होती है, और वो इंसान यह प्ली ले सकता है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई थी, ये तो मेरी पत्नी के पास से, इससे पूछो? नहीं, इन कॉमन पार्लेंस, इन लीगल इंटरप्रिटेशन ये ही माना जाएगा कि वो जो डायमंड की अंगूठी उसकी पत्नी ने पहनी हुई है वो उस पति के बिहाफ पे है, तो यह माना जाएगा कि वह पति के पोजेशन में ही है। अंडरस्टूड? सिमिलरली some amount of huge black money or cash given to wife to be kept safe in the house. बाद में पत्नी कहती है हमारी बहुत सारी ज़मीनें बिकी थी, मुझे नहीं पता है पैसा कहाँ से आया, ये इनके पास नहीं है, पर वो वजह नहीं दे पाती है, तो यह माना जाएगा कि जो पत्नी के पास पैसा है वो पैसा है जो उसे पति की तरफ से उसके अकाउंट पे मिला है, और ये समझा जाएगा कि जिस तरह से पत्नी उस पैसे के ब्लैक मनी के पोजेशन में है, उसी तरह से ये माना जाएगा कि इट इज़ एज गुड एज इन पोजेशन ऑफ द पर्सन हियर इन। राइट? अब हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं। क्लर्क हैविंग पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, your herein means person. If clerk of person P had the possession of diamond, though he may not know that it was diamond, he may be said
this type of thing we have, which is imitation, it would be presumed under the strict provisions, strict interpretation of penal law, कि clerk is holding the said piece of property, piece of valuable on behalf of his boss, his मालिक, और यह समझा जाएगा कि वो मालिक के पोजीशन या उसके कब्जे में ही है. थर्ड, सर्वेंट. A servant having any property in possession on behalf of his owner, land, or his master would be deemed to be in possession of the servant's master himself. We are coming to example. For example, one fine day the master says, you work so hard, please take this ration from my place to your place. आपको राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपके जो घर का इससे पूर्ति हो जाएगी. 20-30 किलो का राशन अलग अलग डिब्बों में 20-20 किलो का चला जाता है. पुलिस जब रेड मारती है तो उसके घर से रिकवरी होती है वैल्यू. तो क्या वह आदमी कह सकता है कि मैं नहीं जानता, ये तो इसके पास होगा, इसने कहीं से लाया होगा? वो ऐसा इसलिए नहीं कह सकता कि अगर वो जो सर्वेंट है, फर्स्ट ही हैज़ टू एस्टैब्लिश उसका और सर्वेंट का कोई मतलब नहीं है. सेकेंड ही हैज़ टू एस्टैब्लिश ही हैज़ नो लिंक विद द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन. प्रिजम्पशन ये है कि सर्वेंट के पास जो ये है, he has kept it on behalf of the master herein, and it would be deemed to be as good as in possession of the master, though it is with the servant. Now coming to explanatory part, I am explaining it further that अगर कोई सर्वेंट या क्लर्क टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट में भी है, मतलब कुछ समय के लिए है, 2 महीने 3 महीने के लिए, तो क्या वो पर्सन ये प्ली ले सकता है कि मुझे नहीं पता, ये तो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है? नो, ही कैन नॉट, क्योंकि उस उचित समय पर एट दैट वेरी रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज वर्किंग फॉर यू. So he cannot take the plea of temporary services for the clerk or servant as an exception to save his skin. This is another beautiful, I would say, interpretation. This is another beautiful inference herein. Second, some special occasion. Someone is called for a huge occasion, maybe some wedding, some party or something. That someone Mexican खाना बहुत अच्छा बनाता है. सर्वेंट हो गया, स्पेशल ओकेजन के लिए हायर हो गया, टेम्परेरी भी नहीं है क्योंकि सिर्फ उसी उत्सव के लिए हायर हुआ है. उसके काबिज, उसके कब्जे में कुछ मिलना भी यही माना जाएगा कि वह एक्यूज्ड या उस पर्सन के कब्जे में है. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड हियरिन, जो हम उसका इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं वो कुछ इस तरह से ले सकते हैं. फर्स्ट वाइफ, सेकेंड क्लर्क, थर्ड सर्वेंट on account of P. P is the person herein, and who is that person giving property to all these 3 persons. फिर temporary, exception not allowed, special occasion not allowed, means these people, or even on temporary or special occasions, performing something, possessing a property on account of the person P, shall be presumed to be holded by the person himself. यानी कि पत्नी, आपका बाबू क्लर्क या आपके हेल्प मेड या नौकर
आपके बिहाफ पे कोई भी प्रॉपर्टी रखते हैं, बावजूद इसके कि वो किसी टेम्परेरी नौकरी पे आपके पास आए हैं या किसी इस पर ख़ास उत्सव पे आए हैं, कानून सेक्शन 27 के तहत ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपके काबिज़ में है, आपके कब्ज़े में है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि ये मेरे पास तो है नहीं, इनसे पूछो इनके पास क्या है, या मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, इनके पास है तो यही लायबल है। प्रिजम्पशन ये है कि इट इज़ इन योर पोजेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर बाय नाउ। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, अ वेरी ब्यूटिफुल इन्फ्रेंस। आपको इलस्ट्रेशन आ सकते हैं इसमें एग्ज़ाम में, इलस्ट्रेशन में ये आ सकता है, प्लीज़ एक्सप्लेन इफ़ एक्स गिव्स प्रॉपर्टी P to Y, his servant, and servant S is found in possession of property Y, will it deem to be in possession of that person or not? It shall be presumed so. This is section 27 of IPC 1860. Now we go a step further, a totally different term, काउंटरफीट। काउंटरफीट क्या होता है? आमूमन हम इसको समझते हैं असली जैसा या उसकी नकल। काउंटरफीट का इंटरप्रिटेशन यही माना जाता है that counterfeit is something which is as good as real, or maybe if not real, a very good copy of real. Ingredients देखते हैं। Number 1, cause a thing to resemble another thing। ये चीज़ कहने की आवश्यकता नहीं है। Who will cause this? A person, right? सेकेंड, तो ये कॉज से मतलब हो गया, इसको हम ले सकते हैं एक्ट। सेकेंड हो गया इंटेंशन। थर्ड हो गया डिसेप्शन। अब हम इसको सिंपल करते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष कोई एक ऐसा काम करता है जिससे कि वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के हुबहू बना देता है। पहली बात, ये काम करना यानी एक्ट, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। दूसरा इंटेंशन, उसकी मंशा ये होती है कि मैं इसको असली के जैसा ही बना दूंगा ताकि जब मैं किसी को ये दूंगा तो उस इंसान को लगे ये असली है। तो इंटेंशन क्या है? किसी को छलावा देना, किसी को धोखा देना कि नकली को वो असली समझे। और तीसरा, सिर्फ इंटेंशन ही नहीं, डिसेप्शन, यानी आप सिर्फ ऐसा सोचते ही नहीं हैं, ऐसा इरादा ही नहीं रखते, आप ये सारा काम, ये इंटेंशन इसलिए रखते हैं ताकि किसी को ये धोखा ही हो जाए कि ये असली, नकली नहीं असली है। सो अब हम समझते हैं काउंटरफीट is an act of a person to cause one thing similarly resembling another thing। resembling मतलब बिल्कुल वैसा मेल खाता, with intention to make others feel that it is as good as the original, या असली जैसा। और थर्ड, to cause deception, उसे पता है, नॉलेज है कि इससे डिसेप्शन होगा। हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? फर्स्ट, एन एक्ट
to make something resembling the other. Second, intention to deceive. थर्ड, आपको पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, आपको जानकारी है, तो उससे क्या होगा, उस इंसान को धोखा लग ही जाएगा। इसे हम कहते हैं काउंटरफीट। कोई भी एक्ट जो नकली को असली जैसा बनाने की कोशिश करे, लोगों को धोखा दे, उसे हम कहते हैं एन एक्ट ऑफ काउंटरफीटिंग समथिंग। जो हम लोग आम भाषा में सोचते हैं ना, काउंटरफीट कॉइन्स। काउंटरफीट कॉइन्स क्या होता है, आपने नकली सिक्के छाप दिए। काउंटरफीट करेंसी क्या होता है, आपने नकली नोट छाप दिए। तो उस छापने का इरादा क्या होता है, बच्चों को खिलाना नहीं होता है। उसका इरादा सिर्फ इतना होता है कि मैं नकली नोट मार्केट में चला दूंगा तो लोगों को लगेगा, लोग इसके धोखे में आ जाएंगे और मुझे मुनाफा मिल जाएगा। इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नकली हो वो असली का हूबहू हो। भाई नकल तो नकल होती है। यू नेवर नो एग्जैक्ट इमिटेशन। इज नॉट नेसेसरी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपने नकल बनाई है, आपने जो काउंटरफीट बनाए हैं, वो एकदम हूबहू हो असली के। ये बचाने, ये कह देना कि जी मैंने कोशिश तो करी थी पर वैसे बने तो नहीं, तो अगर वैसे बने नहीं तो ये लोग धोखे में अपनी गलती से आएंगे, अलर्ट क्यों नहीं रहे, ये कोई प्ली नहीं है। काउंटरफीट के एक्सप्लेनेटरी पार्ट में हमारे लेजिस्लेटर्स ने क्लियर कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आपका जो इमिटेशन है वो असली की हूबहू कॉपी हो। नाउ सेकेंड एक्सप्लेनेशन, प्रिजम्पशन ऑफ डिसेप्शन। इसका मतलब ये हुआ, आपने नकली करेंसी नोट बनाए, पकड़े गए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अभी तक किसी को धोखा तो दिया नहीं, नकली नोट मार्केट में तो चलाए नहीं, क्योंकि आपका ये एक्ट, काउंटरफीट करने का ये जो आपका एक्ट है, ये आपके खिलाफ जाता है, क्योंकि आपकी इच्छा ही ये थी, आपकी इंटेंशन ही ये थी कि इससे लोगों को धोखा चला जाए। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। हालांकि उससे आप बेगुनाह साबित नहीं होंगे, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ही कोशिश की थी, मेरा एक्ट किसी को धोखा देने का नहीं था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था। तो प्रिजम्पशन, जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते, प्रिजम्पशन कि आप गुनाहगार हैं, ये आपके खिलाफ ही जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसका काउंटरफीट से कोई मतलब नहीं है। कोई नकल करता है, अनफेयर मीन्स केस में पकड़ा जाता है, उसका ये कहना कि मैंने तो नकल चलाई ही नहीं, या मेरे क्वेश्चन तो आया ही नहीं, उसके बचाव में नहीं आएगा। आई रिपीट फर्दर, ये काउंटरफीट का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी चीज़ के काबिज कब्जे में पाए जाते हैं तो प्रिजम्पशन आपके खिलाफ जाता है कि आपने से लोगों को लूटा होगा, धोखा दिया होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको इसके बारे में साबित करना पड़ेगा। तो द प्रिजम्पशन ऑफ डिसेप्शन in all probability is likely to go against the person who had made the counterfeit। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक्ट ऐसा किया, उसका इंटेंशन धोखा देने डिसेप्शन का था, और थर्ड, उसको नॉलेज थी कि इससे लोगों को धोखा हो जाएगा। So what we understand herein is that counterfeit is something which speaks of copying the another thing with an intention to receive and knowledge that others would be deceived। ठीक है, I hope this much of section 28 is clear to you. Now we go to another segment as to what is a document. Section 29. Section 29 defines as to what is a document in parallels with IPC 1860। आम भाषा में हम समझते हैं डॉक्यूमेंट कोई कागज़ होता है
जो कागज़ ज़रूरी होता है। डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड। जब भी कुछ लिखा जाता है या एक्सप्लेन मैटर एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड। एक्सप्रेस और डिस्क्राइब किस पर होगा? लेटर, फिगर्स, मार्क्स, more than one of 1 2 3, मतलब लेटर, फिगर्स या मार्क्स जहाँ पे एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड हो वो डॉक्यूमेंट होगा। चौथा, जिस भी डॉक्यूमेंट, जिस भी कागज़ पर पहला दूसरा या एक साथ होंगे या कम से कम एक से ज़्यादा होंगे उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। Let us have certain examples herein. A contract is a document. A contract may be used in evidence under Indian Evidence Act 1872. Contract document क्यों है? कि contract एक कागज़ है या एक बंच ऑफ कागज़ है जिसमें एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है और उसके एवज में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उसमें सेटिस्फाई होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। अ चेक इज अ डॉक्यूमेंट और नॉट? छोटा सा होता है, यस इट्स अ डॉक्यूमेंट। चेक एक डॉक्यूमेंट है। अगर चेक डिसऑनर होता है तो 138 NI एक्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप चाहें तो सिविल सूट डाल सकते हैं रिकवरी का। तो चेक जो है एक बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है एज पर द आइज ऑफ लॉ। पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट है, एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भी डॉक्यूमेंट है। जब हम कोई मुकदमा दाखिल करते हैं तो वी इशू अटर्नी टू अ लॉयर, दैट्स अ डॉक्यूमेंट। जब हमारी पार्टी को कोई और रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो SP इशू करता है कि इस मुकदमे के लिए मीडिएशन, एविडेंस, सबके लिए मैं इसको ऑथराइज करता हूँ, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। मैप, अ मैप इज अ डॉक्यूमेंट। I am coming with an example. There is an accident. On मौका या we say place of incident, a photographer is called. He prepares some marks of direction of body, stains, etc. That is a document. One thing. साइट प्लान मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था। साइट प्लान बनाता है हमारा नक्शा नवीज। सिविल सूट्स में साइट प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब नक्शा नवीज साइट प्लान बनाता है तो साइट प्लान जो है वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
उसके एवज़ में गवाही होती है और उसके एवज़ में काफ़ी सिविल सूट्स का वो फाउंडेशन होता है जिसके बिना सूट एडमिट ही नहीं होता प्राइम स्टेज पर। Medical legal certificate issued by doctor, government doctor is a document. विसरा रिपोर्ट, विसरा क्या हो गई? एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है इन केसेस ऑफ heinous cases, murder, dowry death, rape, etc. What really happens is viscera report मंगाई जाती है कि what was lying in the abdomen. तो जो viscera report है that is again a document. सीजर मीमो, जब पुलिस सीजर मीमो बनाती है तो वो सीजर मीमो में वो सब बताती है हमने क्या क्या सीज किया. दैट सीजर मीमो इज अ डॉक्यूमेंट. ऑसिफिकेशन रिपोर्ट, नॉर्मली हम देखते हैं कोर्ट्स में कि आपने किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग करी है तो आपको कोर्ट को ये साबित करना पड़ता है ऑसिफिकेशन रिपोर्ट के तहत कि जिनसे मैंने बात की है ये आवाज़ उनकी है. दे ऑल आर डॉक्यूमेंट्स. डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बोन मैरो रिपोर्ट, forensic reports, all forensic reports, report of food inspector, all such things are document as per the provisions of section 29 of Indian Penal Code 1807. अब हम आते हैं एक्सप्लेनेटरी पार्ट पर. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है सेक्शन 29 का, यह ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो लिखा गया है, डिस्क्राइब्ड है, जो एक्सप्लेन किया गया है वो कितना क्लियर है या वो एविडेंस में whether evidence is intended for may be used, वो एविडेंस में आवश्यक है, इंटेंशन है या नहीं है, दैट डज नॉट चेंज. देखिए वो एविडेंस में एक्सेप्टेबल होता है, एडमिसिबल होता है, वो अलग बात है, बट वो एडमिसिबल है या नहीं है इससे वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा या रहेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो डॉक्यूमेंट फिर भी रहेगा. ये हो सकता है उस स्पेसिफिक मुकदमे के नेचर में वो लागू ना होता है. दैट डज नॉट प्रिवेंट इट टू बी अ डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ लॉ. राइट. एग्जाम्पल पे आते हैं. कोई ए है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपना नाम लिख लेता है. दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. एट द बैक ऑफ इट ही इज राइट हिज नेम ए एंड साइन इट. वो जो एंडोर्समेंट है नाम और सिग्नेचर की, दैट शैल बी डर्म टू बी अ डॉक्यूमेंट बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही इज एक्नॉलेजिंग दैट ही इज द वन who owes it and he is paying it to the holder. So what we understand, document is a vast term, not only in Indian Penal Code, in other provisions of law also, and just it is such a, it cannot be capsulated and kept in one single purview or circumference. This is what a document all about. Saying that on a stamp paper, on a plain paper, yes, I have taken you so much so from you,
I shall return it back on such and such date as a piece of document. दो गवाही में उसको प्रूव करने के लिए आपको और भी गवाह चाहिए हो सकते हैं. You may need further corroborating evidences, witnesses, but that does not change it falling under the definition of document under section 29. Now going further, you have a special insertion from 17,000 2000, that is section 29A. सेक्शन 29A डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है. सेक्शन 21T दिस इज T ऑफ IT Act 2000 defines a, what do you call it, electronic record. What is an electronic record? Number one, any data, any image, any sound, data, image, storage, record, or we say received or sent through that electronic instrument is all what we call electronic record. So electronic record is a data, an image, a sound storage, data created, data sent, data received, data recorded from an electronic device. Electronic record is defined in section 21T of Information Technology Act 2000. This section 29A जो है ये नया इंसर्शन हुआ था इनकम IT एक्ट 2000 के बाद 17 अक्टूबर 2000 को. अभी आते हैं कि ये ज़रूरी क्या हो गया. इसलिए हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने के बाद हमारे कानून में बहुत बदलाव आया. कानून में बदलाव आया यानी टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया. FIR ऑनलाइन होने लग गई. जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अगर एग्जांपल लेते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि व्हाट्सएप की सर्विस भी मानी जाएगी. बट देन यू हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट कि ये मेरा फ़ोन है, इस नंबर से मैंने मैसेज भेजा है, नंबर सच. सो दिस वॉज द जर्नी, द ब्यूटिफुल जर्नी फ्रॉम द एरा ऑफ physical writings and books and notebooks to computerization. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे लाइफस्टाइल में और सेक्शन 29A का इंसर्शन आया इंडियन पीनल कोड 1860 में. अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड वी विल सी व्हाट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. Beautiful definition. Let us make it थोड़ा सा और simpler. Section 30. First, a document. डॉक्यूमेंट्स से क्या होता है? लीगल राइट. क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, रिवाइज होता है,
और आई से फर्दर रिलीज होता है या बिल्कुल एक्सटिंग्विश होता है. सो हम समझ सकते हैं a valuable security can be termed as a document by way of which a legal right is either created, extended, extinguished, released, revised, transferred, is something can be termed as a valuable security. Now there is another part of it, I am coming to that also. Or whereby any person that he lies under or has certain legal right. This was all about a legal right, but the second part is about the liability. You know you owe a liability to somebody, so any document, again that document in lieu of your liability gives what do you say, creates or gives right to somebody, or if you have fulfilled that liability, extinguishes that right, releases your right in favor of that person, restores your right, is a valuable security. So valuable security can be defined into two parts, so both parts intend into one thing. It's a document which creates a right in favor of somebody. Other part, again the face of the same coin, you know you're under a liability towards somebody. Here you are giving, and earlier implementing a legal right, here you are saying you owe a liability, hence by way of, so as to forego such liability, you give this valuable security in somebody's favor. Please understand, my dear friends, my dear students, our upcoming officers, that the intent is to give a valuable security for a purpose, to generate for a legal right or to forego a liability. I say for the valuable security, document, legal right or liability. This is section 30 in toto, right? Now let us have a case herein. Case is Keshav Kalu Patil versus State of Madras. The citation AIR 1981, SC 80. I am coming to the facts of the case. There is somebody A, वो bill of exchange पर अपना नाम लिख देता है, right? Sorry, this is not the fact of the case. This was an example I have discussed earlier. Somebody who is certainly a party to this case preserves or secures an admission or gets admitted in a renowned college on the basis of forged and fabricated documents. Certificates are found to be forged for securing a fee for being admitted in such and such college. They say these certificates, which are though forged, are a valuable security. Now this is something very mischievous we sound. How come documents can be valuable security when they were forged? Because these documents have created a legal right in favor of the state machinery, the prosecution, to prosecute him for forgery, right? Second, this man is a liability herein to undergo the or they face the consequences for getting fabricated documents for securing admission. So they say, though it is forged and fabricated, this falls under the purview of valuable security under section 30.
Now we have some very simple insertions. This is 31. 31 speaks of will. Will हम सब जानते हैं, will क्या होता है? वसीयत. What is a will? Will is a testamentary document. Testamentary document, when someone dies leaving behind a will, तो उस वसीयत में वो ये लिख जाते हैं कि मेरी चल अचल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के काबिज कौन कौन होंगे, किन को हक मिलेंगे, उस विल पे कौन कौन गवाह होंगे, या फिर कई बार वो एग्जीक्यूटर भी बना जाते हैं. दिस इज़ ओनली टू दिस एक्सटेंड इन इंडियन पिनल कोड. एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा ऐड करती हूँ, सेक्शन 17 को हम इसमें कल को आपको उसका ज्ञान होना चाहिए. और ये इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल सेक्शन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. सेक्शन 17 में क्या ये आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन या और ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन? शायद हम सब में से काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि विल जो है वो एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है. जो ये टेस्टामेंट है जिसको हम विल कहते हैं, उसको कंपल्सरी रजिस्टर करना आवश्यक नहीं होता. उसकी मान्यता फिर भी उतनी ही होती है और उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं. वो ऑप्शन आपके पास होता है. नाउ गोइंग अ स्टेप फर्दर, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स include illegal omissions. 31 and 32 and 33 are to be read together. Why I am saying so? I am coming further. defines act omission. 32 defines words referring to acts include illegal omissions. In every part of this code except where a contrary intention appears from the context, words which refer to act done extend also to illegal omission. I am discussing because unless and until we discuss with an example, it is impossible to understand. There is still a precedent in Hindu Matrimonial Act cases, Dastani versus Dastani. दास्तानी वर्सेस दास्तानी ने इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, पर मैं आपको एक्ट और ओमिशन से इसको रिलेट करूंगी. इट वॉज अ बैड मैरिज to the extent that the wife would say, I want the entire Dastani destiny to see an end very soon. पति पत्नी के मनमुटाव में वो पत्नी पति को तंग करने के लिए बच्चे के मुंह में लाल मिर्च डाल देती थी. अब मैंने ये आपसे क्यों डिस्कस किया, इसलिए ये माना जाता है कि एक इंसान जो सद्बुद्धि वाला होता है या जो बहुत दुर्बुद्धि क्रिमिनल माइंड का नहीं होता, वो किसी भी बच्चे के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता. देखिए, वी हैव क्रिमिनल्स जो हर गलत काम कर जाते हैं. यहाँ पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल. एंड ये दास्तानी वर्सेस दास्तानी में मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक माँ न रहकर एक पत्नी बन जाती है और अपने पति को तंग करने के लिए
वो एक पिता को तंग करती है, यानी कि उसको पता है अगर मैं बच्चे को तंग करूँगी तो उसको दुख होगा, और उसको दुख होगा तो मुझे कहीं ना कहीं बदला मिलेगा। अब उसका एक्ट, दिस इज़ वन एक्ट, इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग केस लॉ, ऑल्सो इंक्लूड्स ओमिशन। ओमिशन से हम क्या समझते हैं? देखिए, पहले ओमिशन पे आते हैं। हम ओमिशन से क्या समझते हैं? ओमिशन है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु को छोड़ देना या उसको अलग कर देना। तो आई थिंक it is but obvious a natural omission that a mother would injure a child, though sometimes in the fit of anger or to discipline the child she may slap or something, but so as to hurt somebody, injuring or victimizing her own child is excluded under the acts of a mother, even a human being though. So here in court said कि उसका ये एक्ट करना, एक्सप्रेस कहीं नहीं दिया होता, ये सब ये इररिवोकेबल ब्रेकडाउन और क्रूरलिटी में आता है, इसीलिए ये अब और नहीं चल सकता। अब मैं आती हूँ एक केस लॉ पर, और केस लॉ पर, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। I'm giving the citation also. Citation is AIR 1961, Supreme Court 1782. Again, herein what happened, the husband and wife's relations were strained. पति जानबूझकर पत्नी को भूखा रखता, दिनों दिन उसको घर छोड़ने नहीं देता, और कभी कभी उसको भूसे की एक रोटी बना के दे देता, मॉर्सल ऑफ ब्रेड से जो बिल्कुल बच जाता है या सड़ चुका होता है, सड़ने वाला वैसा दे देता, पानी में मिला के दे देता उस भूसे को, और ताकि लोगों से, क्योंकि ताकि वो लोगों को कुछ पता ना पाए, उसको कहीं घर में छुपा के रख देता। एक दिन पत्नी को अवसर मिला और वो वहाँ से भाग गई, और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुँच गई। जब वो हॉस्पिटल पहुँची तो डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि इसका शरीर इतनी हद तक भूख और पीड़ा से गुजर चुका है कि जिस किसी ने इसके साथ ऐसा किया है वो इसको निश्चित रूप से मारना चाहता है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया और उसको 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर का तहत उसको खिलाफ कार्रवाई हुई। अब जो मैं आ रही हूँ, ये जो एक्ट ऑफ स्टार्विंग है, डेलिब्रेट और सिस्टमैटिक है। अब हम एक्ट ऑफ स्टार्विंग, अब हम ओमिशन को इंक्लूड करते हैं। ये माना जाता है कि कोई भी, किसी को भी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, हम एक्सेप्शंस को नहीं ले रहे। देखिए, जो क्रिमिनल है वो तो कुछ भी करेंगे, पर एक आम पति पत्नी के संबंध में, दो सभ्य इंसानों के बीच में, कोई किसी को इतना प्रताड़ित नहीं करता। They don't know to starve to the extent that they die a slow and painful death. So this is a progressive, well conspired or well hatched, systematic act of putting her to death. So herein such acts would fall under the words referring to acts which include illegal omissions, right? Now in 32, 33 you have act is series of act.
omission is series of omission. अब हम इसको फिर इन केसेस से रिलेट करते हैं. एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, भूखा रखना, दिनों दिन भूखा प्यासा रखना, लोगों से मिलने नहीं देना. ओमिशन, इलीगल ओमिशन क्या हुआ? किसी को भी, खासकर अपनी पत्नी को धीरे धीरे मारना. दिस इज वन. दास्तानी में एक्ट ऑफ कॉलिंग नेम्स, एब्यूसिंग, बीटिंग्स. ओमिशन क्या हुआ? वो सब करना जो गैरकानूनी है, जो आपको नहीं करना चाहिए था एक माँ या एक पत्नी होने के बावजूद. तो these, and it is just not just one act in 33. It is not just one omission. It is a gradual, systematic, progressive, conspired series of acts, series of omissions. So herein, Om Prakash was a state of Punjab, 1961, SCC 1782, and Dastani versus Dastani. There are many more examples which are not very relevant. Make us very clear कि एक्ट ओमिशन क्या होता है, और जब तक कि एक्सप्रेस नहीं किया गया तो हर वो एक्ट जो ओम प्रकाश के केस में है इलीगल ओमिशंस में आएगा. विद दिस आई होप वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास लेक्चर ओवर डेफिनेशन पार्ट. इन आवर नेक्स्ट क्लास we'll discuss something very important. Mark my words, we will have section 34 read with 149 of IPC, their differentiation, their comparison, such other and further, and we will hopefully complete the definition part and switch on to the punishments. With this, I wish you all the very best. अच्छे से पढ़िए, make it interesting. If you have any queries, you can come back to me. With this, I wish you very good luck. Thank you.